प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे अगला चैप्टर है जो है गुट निरपेक्षता। ठीक है मित्रों, अगर हम आपको थोड़ा सा भी लाभ दे पा रहे हों तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए, उत्पत्ति एवं अवधारणा। चलिए शुरुआत करते हैं। गुट निरपेक्षता है क्या चीज? चलिए पहले शुरुआत कर रहे हैं, उसके बाद फिर आपको हम समझा देंगे। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व में दो महाशक्तियों का अंतरराष्ट्रीय राजनीति में पदार्पण होता है, जिसे हम सब लोग जानते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध पहले की जो महाशक्ति थी वो थी ब्रिटेन, जो कि विश्व विजेता थी, और ब्रिटेन के ही दम पर ये ब्रिटेन की ही शुरुआत थी, या मान के चलिए मित्र राष्ट्रों में ब्रिटेन ही हेड था जिसने दोनों विश्व युद्ध लड़ा था, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध। ठीक है, और दोनों विश्व युद्धों में अंत में द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन हर प्रकार से युद्ध में बर्बाद हो चुका था, और यही महाशक्तियां जो एक प्रकार से दो शक्ति गुट के रूप में सामने आई थी वो थी संयुक्त राष्ट्र संघ, और तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और सोवियत संघ। ठीक है, यानी हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के पहले तक की विश्व महाशक्ति जो थी वो था ब्रिटेन, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध में हर तरह से बर्बाद हो चुका था, और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो महाशक्तियों का उदय हुआ वो थी संयुक्त राज्य अमेरिका एक महाशक्ति, दूसरी महाशक्ति थी सोवियत संघ। ठीक है, एक प्रकार से संयुक्त राज्य अमेरिका पूंजीवादी राज्य, पूंजीवादी, और सोवियत संघ साम्यवादी गुट। तो मित्रों, इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतरराष्ट्रीय जगत में जो महाशक्तियां उभर कर सामने आई वो थी संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। अब थोड़ा सा आपको उसी समय हम ले चल सकते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के समय तक। अब देखिए, यही वो समय था जब विश्व के अधिकांश राष्ट्र उपनिवेशवाद की गुलामी से आज़ाद हुए थे। उपनिवेशवाद के शिकार ये राष्ट्र जिन परिस्थितियों में आज़ाद हुए थे वे हर प्रकार से कमज़ोर और बर्बाद स्थिति में थे। इन नए आज़ादी प्राप्त राष्ट्रों को नवोदित राष्ट्र के नाम से ही कहना उचित होगा, वैसे नवोदित राष्ट्र कहा भी जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दोनों गुट, कौन से गुट? महाशक्तियों के शक्ति गुट। ठीक है, इन नवोदित राष्ट्रों को अपने गुट में शामिल करने के लिए प्रयासरत रहे। महाशक्तियां उन नवोदित राष्ट्रों को लालच देकर, आर्थिक मदद देकर, तकनीकी सहायता एवं हर प्रकार की सहायता का आश्वासन देकर अपने गुट में शामिल करने का प्रयास कर रहे थे। इन नवोदित राष्ट्रों का किसी भी महाशक्ति के गुट में शामिल होने का अर्थ था आर्थिक सहायता के बदले अपनी संप्रभुता को पुनः अपनी इच्छा से किसी महाशक्ति को सौंप देना। अर्थात बेचारे आज़ाद तो इतने दिनों बाद हुए हैं, फिर से किसी गुलामी न पड़ जाएं, अर्थात भाई किसी के पक्ष में जाते, वो इनकी मदद करता, इनको मलाई खिलाता, तो उनकी एक प्रकार से मानसिक गुलामी तो हो ही जाती। ठीक है, और ये नहीं चाहते थे कि पुनः अपनी आज़ादी को हम खतरे में डालें। मित्रों, ये बात सत्य है कि पिंजड़ा तो पिंजड़ा ही होता है, चाहे सोने का हो चाहे लोहे का हो। ठीक है, अगर कोई कहे कि हम आपके लिए गोल्ड का पिंजड़ा बनवा दे रहे हैं, आपके ऊपर इतना ज़्यादा हम कृपा कर रहे हैं, आपको सोने के पिंजड़े में बंद कर दे रहे हैं, तो आपको क्या लगेगा? आप पिंजड़े में रहना पसंद करेंगे? शायद नहीं। अगला है 1947 में भारत भी आज़ाद हुआ था। यही अवसर और आमंत्रण भारत के लिए भी था, लेकिन भारत ने अपनी आज़ादी को खतरे में न डालते हुए अपने को दोनों गुटों से अलग रखा। यही नीति उस समय अधिकांश राष्ट्रों ने भी अपनाया। इसी नीति को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में गुट निरपेक्षता के नाम से जाना जाता है, और इस नीति पर चलने वाले राष्ट्र गुट निरपेक्ष राष्ट्र कहे गए। इस नीति के संस्थापक और समर्थन करने वाले देशों में भारत के प्रधानमंत्री नेहरू जी, मिस्र के राष्ट्रपति कर्नल नासिर, यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टीटो को माना जाता है। इसमें हमारे प्रधानमंत्री जी जो श्री नेहरू जी थे ये प्रमुख थे। ठीक है मित्रों, तो उम्मीद करता हूँ इतना तो आप समझ ही गए होंगे, लेकिन आपको फिर से हम एक बार अपनी भाषा में आपको समझा देंगे। मित्रों, द्वितीय विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ, उस समय की पहली महाशक्ति थी, उस समय की जो पहले विश्व शक्ति थी वो था ब्रिटेन, जो कि लगभग संपूर्ण एशिया अफ्रीका में इसके लगभग 47 कंट्रीज पर इसके उपनिवेश थे। यूँ माना जा सकता है कि बहुत से राष्ट्र इसके उपनिवेश थे, और वो जो है द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने तक हर तरह से बर्बाद हो चुका था। और द्वितीय विश्व, मित्रों एक बात और भी है, देखा जाए तो द्वितीय विश्व युद्ध की बर्बादी जो है
ये ब्रिटेन के लिए जरूरी भी था। एक हम लोग कहते हैं ना कभी कभी, एक हम लोगों के गाँव की कहावत है कि जैफा खाएंगे अन्न वैफा होगा मन, अजैफे की कमाई वैफे होगा खर्च, कहते हैं ना। अब हम लोग इस बात को आप मानते भी हैं। तो मित्रों, यही वजह थी कि जैफा का अन्न इन्होंने ब्रिटेन वासियों ने खाया, अर्थात एक लगभग 47 कंट्री उपनिवेशों को लूट लूट कर इन्होंने खाया था। वैसे ही इनका मन हो गया था, हराम की दौलत इन्होंने खाई थी, क्योंकि हम लोगों को लूट लूट कर जो ले जाते थे वही ये लोग खाते थे। फता फता कर इकट्ठा किए हुए धन का क्या ऐसे आप सोच सकते हैं सदुपयोग होगा? क्या हो सकता है? संभव नहीं है। ठीक है, तो कहने का मतलब मेरा यही है, एशिया और अफ्रीका के ना जाने कितने गरीब मासूमों का धन ये चूस चूस कर लेकर जाकर ब्रिटेन में रखे थे। अब वैसा ही धन वो लोग जो है भोजन में भी प्रयोग कर रहे थे, भोजन से ही उनकी लड़ाकू प्रवृत्ति पैदा हुई। और इतना ही नहीं, वहाँ पे जो शक्ति मिली वो सब इन्होंने किस में बे किया है? लड़ाई में ही बे किया है। प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध में हर तरह से बर्बाद हो गए। यानी जैसे का पैसा था, जैसे की कमाई थी, वैसे ही इनका जो है प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में बारूद और हथियारों के रूप में राख के ढेल में तब्दील भी हो गया। ठीक है, चलिए, हाँ, तो हम ये बता रहे थे द्वितीय विश्व युद्ध में हर तरह से जब बर्बाद हो गया, उसके बाद जो है अमेरिका और सोवियत संघ जैसे राष्ट्र द्वितीय विश्व युद्ध के बाद महाशक्ति गुट बनकर उभरे थे। दोनों की विचारधाराओं में भिन्नता थी। कहाँ सोवियत संघ साम्यवादी राष्ट्र, कहाँ अमेरिका पूंजीवादी राष्ट्र। दोनों को ही एक दूसरे की विचारधाराओं से ही घृणा थी, एक दूसरे की विचारधारा को ही दोनों पसंद नहीं करते थे। एक प्रकार से दोनों के बीच में तुरंत ही प्रतिस्पर्धात्मक एक संघर्ष छिड़ गया, जिसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तब वहीं से द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत समाप्ति से ही, हालांकि विरोधी तो पहले से ही थे, अब दोनों विरोधी, चूंकि हिटलर का मुकाबला करने के लिए दोनों विरोधियों ने एक साथ कंधे से कंधा जरूर मिलाया, लेकिन युद्ध काल में भी दोनों के बीच में कहीं ना कहीं विरोध की भावना झलकती रही है। ठीक है, तो द्वितीय और दोनों विश्व युद्धों के बाद जब दोनों अलग हुए तो दोनों के बीच में यही विरोध की भावना प्रतिस्पर्धा के रूप में जन्म ली, जहाँ पर शस्त्रों की प्रतिस्पर्धा, अपने मित्रों की संख्या बढ़ाने की प्रतिस्पर्धा, यहीं पर शीत युद्ध इसी रूप में ईर्ष्या, द्वेष, जलन, एक दूसरे से घृणा के रूप में प्रारंभ हो गई। यहाँ पर इन दोनों महाशक्तियों का उद्देश्य ये भी था कि ज़्यादा से ज़्यादा राष्ट्रों को अपने ही गुट में शामिल करने का प्रयास करें। ठीक है, तो यहाँ जो है हम देखेंगे, और वही समय था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वाला, जब अधिकांश राष्ट्र गुलामी के झंझट या उपनिवेशवाद से आज़ाद हो चुके थे। ऐसा अमेरिका भी चाहता था कि दोनों सभी राष्ट्र जो है अब आज़ाद रहें और खुली हवा में सांस लें। और जो राष्ट्र आज़ाद हो रहे थे उन्हीं राज्यों को नवोदित राष्ट्र, जो कि नवोदित माने जाते हैं, क्योंकि इतने दिनों बाद बेचारे अंधेरे से इनकी ज़िंदगी में सवेरा आया था, इसीलिए माना जाता है नवोदित राष्ट्र, नवोदित कहे भी जाते हैं इनको। अब इन राष्ट्रों के पास ये महाशक्तियों का एक आमंत्रण था कि आप लोगों का इतना दिनों तक शोषण हुआ है, आप लोग हर तरह से कमज़ोर हैं, हमारे पक्ष में शामिल हो जाइए, हम आपका विकास करवाएंगे, आपको जो है हर तरह से हम विकसित राष्ट्र बनाएंगे। ऐसा जो है ये महाशक्तियाँ इन नवोदित राष्ट्रों को लालच दे रही थी, प्रलोभन दे रही थी अपने गुट में शामिल करने के लिए। ठीक है, अब इनमें से इन राष्ट्रों ने अपने आप को पहली बात तो निश्चित ही नहीं कर पाए कि बहुत दिन से बाद हम लोग आज़ाद हुए हैं। आज़ादी का नमक रोटी भी जो है गुलामी के घी रोटी से ज़्यादा अच्छा होता है। तो बाद में भारत भी 1947 में आज़ाद हुआ था। हमारे नेहरू जी प्रथम प्रधानमंत्री बनाए गए थे, ऐसा सभी लोग जानते हैं। तो वहाँ पर हमारे नेहरू जी के पास भी यही आमंत्रण दोनों महाशक्तियों की ओर से था। अब यहाँ पर कंडीशन ये थी कि अगर हम किसी गुट में शामिल होते हैं, किसी गुट में अपने आप को शामिल होते हैं, तो ये खिलाने के लिए तो बढ़िया मलाई वलाई सब कुछ खिलाएंगे, राष्ट्र को विकसित भी कराएंगे, लेकिन वही है कि अगर ये आम दिखाकर अगर कहेंगे कि इसको इमली कहिए तो आपको इमली कहना पड़ेगा। यानी हर तरह से आप इनके गुलाम तो हो ही जाएंगे, अर्थात जिनका मलाई खाए हैं उनकी बात तो मानना ही पड़ेगा। आप अगर वो कहते हैं कि इस पर आक्रमण करो तो आपको पूछना नहीं है कि आक्रमण क्यों करें। तो शक्ति गुट और विरोधी गुटों से होने का मतलब ही यही था कि अपनी आज़ादी को एक प्रकार से फिर से गुलामी के रूप में तब्दील कर देना। अंतर यही होता, तो अंग्रेजों ने लोहे का पिंजड़ा बनाकर हम लोगों को गुलाम बनाया था, ये लोग सोने का पिंजड़ा बनाकर हम लोगों को गुलाम बनाते। चलो इसमें अब आ जाओ।
ठीक है। तो यहाँ पर हमारे नेहरू जी ने अपने आप को इन दोनों शक्ति गुटों से अलग रखा, और शक्ति गुटों से अलग रखने का मतलब ही था कि जो राष्ट्र गुटों में है वो गुटबंदी वाले राष्ट्र हैं, और जो गुटों से बाहर हैं वो निर्गुट हो गए, अर्थात किसी गुट में नहीं है, वही राष्ट्र जो है गुट निरपेक्ष कहलाए। और इस समय वो गुट निरपेक्षता को जन्म देने वाले, समर्थन करने वाले में भारत, मिस्र और यूगोस्लाविया के राष्ट्राध्यक्ष नेहरू ना फिर टीटो जी थे। और बाद में अधिकांश राष्ट्रों को हमारी ये गुट निरपेक्षता की नीति अच्छी लगी, और सभी ज़्यादातर राष्ट्रों ने गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया था। ठीक है। तो लगभग 115 से 20 कंट्री के आसपास वर्तमान समय में गुट निरपेक्ष राष्ट्र मौजूद हैं, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ के बाद अगर देखा जाए तो दूसरा सबसे बड़ा संगठन है। तो मित्रों, यही नीति जो है दोनों गुटों के बीच में शामिल न होना, यही जो है गुट निरपेक्षता है। ठीक है। उम्मीद करता हूँ इतना आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है। आगे चलते हैं, हम देख लेते हैं परिभाषाएं थोड़ा सा देख लेते हैं। अपोदोराय ने क्या कहा है, किसी भी देश के साथ सैन्य संधि और विशेषतया किसी साम्यवादी या पश्चिमी गुट के किसी भी राष्ट्र के साथ सैनिक गुट में शामिल न होना ही गुट निरपेक्षता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है, गुट निरपेक्षता का अर्थ किसी राष्ट्र का सैनिक गुटों से अपने आप को अलग रहने का प्रयत्न करना, विश्व के सभी राष्ट्रों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध तथा स्वतंत्र दृष्टिकोण होना चाहिए। जॉर्ज लिस्का ने कहा है, जो कि गुट निरपेक्षता को वैज्ञानिक अर्थों में समझने का प्रयास किया था। मित्रों, इसी के बारे में ये प्रश्न अधिकांश पूछा जाता है। किसी विवाद में इन्होंने क्या कहा था, किसी विवाद में यह जानते हुए कौन सही है कौन गलत है, किसी का पक्ष न लेना तटस्थता है। सही और गलत में भेद करके सदैव सही नीति का समर्थन करना गुट निरपेक्षता है। अर्थात गुट निरपेक्षता का मतलब तटस्थता नहीं है, अर्थात आंख मूंद कर हम ये नहीं कह सकते कि कौन सही है कौन गलत है। अपने विचार से जो सही है उसको सही कहना, जो गलत है उसको गलत कहना, ये गुट निरपेक्षता है। ठीक है। तटस्थ हैं भाई तो आप कह सकते हैं हमसे कोई मतलब नहीं है, हम नहीं जानते कौन सही है कहीं गलत है। लेकिन गुट निरपेक्षता में जो गलत है तो गलत है, जो सही है तो सही है। अब यहाँ पर मित्रों ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो उम्मीद करते हैं इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगले चैप्टर में हम अगले भाग में दूसरा इसका पार्ट बनाएंगे। तब तक आप लोग पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। मित्रों, सब्सक्राइब कर दिया कीजिए।